A tunnel is dug along a core of the earth at a perpendicular distance r/2 from the earth's surface, from the earth's center. The wall of the tunnel may be assumed to be frictionless. A particle is released from one end of the tunnel. The pressing force by the particle on the wall and the acceleration of the particle varies with the distance x, distance of the particle from the center according to. तो यहाँ देखो क्या कहना चाह रहा है, ये हमारे पास में अर्थ है और यहाँ ये टनल ऐसे बना रखी है इसने, और ये इसका सेंटर है, और यहाँ से ये जो डिस्टेंस दिया है ये r/2 है। अब यहाँ से ये पार्टिकल को रिलीज कर रहा है, तो इसको फोर्स किधर लगेगा हमेशा, इधर की तरफ लगेगा। यानी ये जो डिस्टेंस है इस केस में x की वैल्यू क्या है, यहाँ कैपिटल R है ना, क्योंकि इसकी जो रेडियस है वो R है। और जब यहाँ कहीं पहुंचता है इसको फोर्स इधर लग रहा है, और ये जो डिस्टेंस दिया है इसने, ये कह रहा है कि ये x है, ठीक है, तो ये x है। तो इसको जो फोर्स इधर लग रहा है F फोर्स लग रहा होगा मान लो, तो क्या हो रहा है दरअसल, इसको ये मान लो ये टनल इस तरह से, मैं इसका FDD बना लेता हूँ यहाँ। तो ये आप देख रहे हो कि इसको फोर्स इधर की तरफ F लग रहा है, तो आप खुद ही देखो कि F का एक कंपोनेंट इधर होगा, वो क्या करेगा, इस यहाँ से जो नॉर्मल मिलेगा इस वॉल से, उस नॉर्मल को क्या करेगा, बैलेंस करेगा। क्यों? क्योंकि इस पार्टिकुलर मूवमेंट ऐसे तो नहीं हो रहा है, इस पार्टिकुलर मूवमेंट ऐसे हो रहा है, और ये जो कंपोनेंट होगा इसको एक्सेलरेशन दे रहा होगा। तो मैंने मान लिया है कि ये जो एंगल है यहाँ ये थीटा है, यानी ये जो एंगल है यहाँ, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन इधर है, तो ये जो एंगल होगा यहाँ ये थीटा ले रहा हूँ मैं, यानी ये एंगल थीटा है, तो इसका एक कंपोनेंट इधर होगा एफ साइन थीटा, और एक कंपोनेंट होगा एफ कॉस थीटा। तो जो नॉर्मल की वैल्यू है दरअसल वो एफ साइन थीटा है, और इसका जो मास अगर स्मॉल एम है, यानी इसका न्यूटन का जो सेकंड लॉ वो अप्लाई करूंगा तो एम ए, यानी एफ इक्वल टू एम ए, और वो एफ की वैल्यू क्या है इस केस में, एफ कॉस थीटा है। अब यहाँ देखो ये एंगल मैंने थीटा लिया है, ये एंगल थीटा लिया है, ये r/2 है, और ये x है। तो यहाँ से अपने को देखो साइन थीटा क्या मिलेगा, साइन थीटा मिलेगा r/2/x मिलेगा, r/2/x। और cos थीटा क्या मिलेगा, क्योंकि ये डिस्टेंस कितना है, x² माइनस r²/4 का स्क्वायर रूट, तो यानी ये आ जाएगा रूट x² माइनस r²/4/x, ये cos थीटा होगा। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं नॉर्मल की। तो नॉर्मल, अच्छा तो पहले ये भी निकाल लेते हैं कि चलो एफ कितना है, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर है, तो हमें मालूम है ρx/3 एप्सिलॉन नॉट। सत्यम शिवम भाई, सॉलिड स्फीयर की वजह से आर डिस्टेंस पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, हाँ सर। कहाँ तकलीफ दे दी आपको मैंने, ऐसा लग रहा तकलीफ दे दी आपको। मैं ये कह रहा हूँ कि सॉलिड स्फीयर के अंदर ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी क्या होगी किसी एक्स डिस्टेंस की अगर बात करें सेंटर से, या आर डिस्टेंस, स्मॉल आर डिस्टेंस पर क्या होती है, कल बात हुई थी हमारी। और 4π g नहीं। अबे कल से तो सीख लेता, जब कल तुम्हें बता रहा था नहीं आया तो दोबारा पढ़ लेता, कि पहुंचू ही रहेगा। नहीं अबे सर। बुद्धि बुद्धि है कि नहीं, जब कल अगर नहीं आई चीज तो तैयार कर लेता उसको, कि सर फिर से पूछेंगे।
रहने दे, मत कर यार, मत पढ़, फिर बैठ के रोते रहना ऐसे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एफ क्या हो जाएगा, यानी इसको लिखेंगे यहाँ का ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, रो एक्स बाई 3 4 पाई जी, ये होगा, ये तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होगी, इनटू इसका मास, इसका मास एम है यहाँ, इसका मास अगर एम है तो एम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फोर्स हो गया एफ। तो नॉर्मल कितना हो गया, तो नॉर्मल हो गया 4 पाई जी एम बाई 3 एक्स इंटू साइन थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ, तो r/2/x, एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया, तो आप देख रहे हो कि नॉर्मल की वैल्यू क्या कांस्टेंट आ गई है, कितना आ गया, इससे 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 पाई जी एम r/3 ये कांस्टेंट आ गया। इसका मतलब यहाँ x और नॉर्मल के बीच में अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे तो क्या मिलेगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स आ रहा है, जैसे पैरेलल टू एक्स एक्सिस आपको स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। फिर एक्सेलरेशन की बात करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ रखो एफ की वैल्यू ये है हमारे पास में, है ना, और cos थीटा की वैल्यू भी दे रखा है, तो आ जाएगा एम ए इक्वल टू एफ अपने को मिला है तो 4 पाई जी रो/3 एक्स इंटू एम इंटू कॉस थीटा कितना है, √x² - r²/4 बाई एक्स, एक्स से तो एक्स कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया हमारे पास में, एम से एम भी चला गया, ए इक्वल टू आ गया 4 पाई जी रो/3 √x² - r²/4, ये हमारे पास में आ गया। तब ध्यान से देखो आप, जब x की वैल्यू मैं r/2 रखूंगा तो x की वैल्यू r/2 का मतलब क्या हुआ, ये यहाँ पहुंच गया, तो यहाँ इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि सारा फोर्स किधर लग रहा होगा, इसको टुवर्ड द सेंटर ही लग रहा होगा, तो क्या आ गया, एक्सेलरेशन जीरो आ गया। लेकिन अगर मैं x की वैल्यू r रखता हूँ तो आप देख रहे हो कि a इक्वल टू कितना आ गया, 4 पाई जी रो/3 रूट ये r² कितना हो जाएगा, 3r²/4, ये आ जाएगा। तो यहाँ ग्राफ देखेंगे तो क्या होगा, ग्राफ ये दरअसल ये इसके अकॉर्डिंग ग्राफ होगा है। अब इसमें क्या है, लेकिन ये a है और ये x है, इसका मतलब यहाँ x इक्वल टू r/2 है, और ये x इक्वल टू क्या है, यहाँ r है, यहाँ तो जीरो ही है, और यहाँ कुछ वैल्यू मिल रही है अपने को, कितनी वैल्यू मिल रही है, ये वैल्यू मिल रही है, इसको मैं मान लेता हूँ कि ये a0 है, मान लो a0 मिल रही। अब इसका कर्व ऐसा भी हो सकता है, इसका कर्व ऐसा भी हो सकता है, तो मैं वैसे तो कर्व इसका यहाँ ये ऐसा है, लेकिन ऐसा क्यों बनाया मैंने, क्योंकि इस केस में जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे ना इसको, यानी d2a/dx2, दरअसल ये लेस देन जीरो मिल जाएगा आपको, क्या मिलेगा, ये लेस देन जीरो मिलेगा। जब ये लेस देन जीरो मिलता है तो इसका मतलब डाउनवर्ड कॉनकेव होता है, ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट मैथ्स में पढ़ाया जाएगा, तो आप देख लीजिएगा, इसका कर्व ऐसा आ जाता है, उसको डबल डिफरेंशिएट करना पड़ेगा आपको, आ जाएगा, तो इस तरह से करना था क्वेश्चन। क्लियर है भाई, तो इसका ग्राफ ये होगा और इसका ग्राफ ये होगा। नेक्स्ट बताइए इसमें से कौन सा है, ये सर बताना है, 6 बता। 6 बताना है। सैटेलाइट क्लोज टू अर्थ, a satellite close to the earth is in orbit above the equator with a period of revolution of 1.5 hours.
if it is above point P on the equator at some time, it will be above P again after time. तो अब इसमें चीजें क्या है, दरअसल ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको सर्कुलर मोशन में पढ़ाया था, उस कॉन्सेप्ट को यहाँ यूज करूंगा मैं। तो दरअसल है तो सर्कुलर मोशन का एक एग्जांपल है ये, इसमें ग्रेविटेशन को लेना देना था ही नहीं। देखो कैसे करना है, ये हमारे पास में अर्थ है, satellite close to the earth is in orbit above the equator with a period of revolution 1.5 hours। तो यहाँ क्या हो रहा है, दरअसल ये सैटेलाइट यहाँ कहीं है, अभी फिगर दिखाता हूँ आपको। ये सैटेलाइट यहाँ है और इसका टाइम पीरियड अपने को दिया। अर्थ जो है वेस्ट टू ईस्ट घूम रहा है, उसकी एंगुलर स्पीड है ओमेगा ई। अब सैटेलाइट ये वेस्ट टू ईस्ट ये भी जा सकता है और ईस्ट टू वेस्ट भी जा सकता है, दोनों कंडीशन के लिए मैं यहाँ वैल्यू निकालूंगा। तो सैटेलाइट क्लोज टू द अर्थ इज इन ऑर्बिट अबाउट द इक्वेटर विद अ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ 1.5 आवर्स। इफ इट इज above a तो देखो कैसे करेंगे। तो 1.5 है तो देखो दो केस में लूंगा। पहला केस ये पहले ये, क्योंकि वेस्ट टू ईस्ट है तो अर्थ तो फिक्स है, वेस्ट टू ईस्ट ही घूमती है, इसका टॉप व्यू दिखा रहा हूँ मैं। ये भी वेस्ट टू ईस्ट इसके साथ जा रहा है और इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। लेकिन आप देख रहे हो कि इसका टाइम पीरियड ज्यादा है, यानी स्लो चलेगा, इसका टाइम पीरियड क्या है, कम है। तो टाइम पीरियड कम है तो इसका ओमेगा ज्यादा होगा, है कि नहीं। तो क्या होगा अभी इस केस में, क्योंकि हमें ऐसा दिया हुआ है ओमेगा एस इक्वल टू है 2 पाई बाई 1.5, ये हो गया रेडियन पर आवर्स, और ओमेगा ई इक्वल टू 2 पाई बाई 24 रेडियन पर आवर्स। ये हमारे पास में दिया हुआ, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, देखो ये यहाँ से इक्वेटर पे यहाँ से देख रहे हैं हम लोग, है ना, ये मान लेते हैं कि ए पॉइंट है यहाँ। अब ये तो इसका, क्योंकि आप देख रहे हो कि इसका ओमेगा इसके कंपेरिजन में कम है, इसका ओमेगा ज्यादा है, तो ये तो धीरे धीरे जा रहा होगा। ये क्या करेगा, ऐसे घूमता हुआ आएगा और यहाँ जाके इसको मिलेगा मान लो। तो आप खुद ही देखिए, ये पॉइंट मान लो यहाँ कहीं पहुंचता है, ए पॉइंट, तो ये तो कितना चला, मतलब टी टाइम बाद अगर पहुंचता है तो ये कितना हुआ यहाँ, ये चलेगा ओमेगा ई इंटू टी, ये थीटा चला। लेकिन आप देखो यहाँ से, ये यहाँ से घूम के ये पूरा यहाँ आएगा, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ गया मान लो, तो यहाँ मतलब क्या हुआ, देखो इसको ध्यान से समझना है। ये दरअसल यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ आया और ये यहाँ आया इस जगह पर। तो अभी इसको ध्यान से देखो आप, ये कितना चला, देखो ये चला एक तो 2 पाई प्लस, यानी 2 पाई ओमेगा ई टी प्लस 2 पाई इक्वल टू क्या हो गया, ओमेगा एस टी चला, यानी ये टाइम आ गया इसके करस्पॉन्डिंग। रख दो यहाँ, तुम्हारे पास पहले केस में तो टाइम आ जाएगा, तो 2 पाई सर इक्वल ये टू, हाँ बोलो। सर ये स्टेप एक बार वापस बताओ ना। यहाँ देखो ये एक सैटेलाइट है ना, और ये मेरा पॉइंट, इसको समझो, ये वाला ये अर्थ के साथ में से घूम रहा है पॉइंट। इससे कुछ समझ में आया, पहले तो बताओ कौन ज्यादा है इसमें, इन दोनों में कौन ज्यादा दिख रहा है। सर डब्ल्यू एस। डब्ल्यू एस ज्यादा है, तो डब्ल्यू एस ज्यादा है तो ओमेगा ज्यादा है, तो तेजी से भागेगा ने। हाँ ये तो धीरे धीरे जा रहा होगा, ये हाँ जब हाँ यहाँ तक नहीं पहुंचा होगा तब तक यहाँ पहुंच गया है, हाँ सर।
क्योंकि ये जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ, मान लो दोनों ही आमने सामने थे, यहाँ एक ही लाइन में थे, तो ये पॉइंट के सामने ये सैटेलाइट आए, इसका मतलब हुआ कि ये वाला सैटेलाइट कहाँ पहुंचना चाहिए, इसका मतलब यहाँ पहुंचना चाहिए। हम्म, जब ये पॉइंट यहाँ पहुंचेगा तो सैटेलाइट को यहाँ होना चाहिए, इसका मतलब। तो आप हाँ, खुद ही देखो कि ये पॉइंट तो स्लोली जा रहा होगा, तब तक तो आगे निकल गया, अब थोड़ी हम्म, मिलेंगे। लेकिन जब ये आगे जाता जाएगा तब तक ये क्या करेगा, ऐसे घूम के ऐसे यहाँ आ रहा होगा। ये कितना चला हम्म, अल्टीमेटली देखा जाए तो, ये चला 2 पाई प्लस ओमेगा ई टी चला ना, तो वो हाँ, इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा एस टी हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि उसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो तो ओमेगा एस इंटू टी होगा ना, हाँ सर। तो वो इसके इक्वल होना चाहिए। यहाँ से टाइम मिल गया, रख दो यहाँ। तुम्हारे पास आ जाएगा 2 पाई इक्वल टू ओमेगा एस कितना है, 2 पाई/1.5 माइनस 2 पाई/24 इंटू टी। तो ये क्या हो जाएगा, इतने टाइम बाद मिला, तो कैसे जा रहा था ये, वेस्ट टू ईस्ट में। सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना है, ये 3/2 है, तो कितना हो गया यहाँ, 2 पाई को तो बाहर ले लो, तो जाएगा 2/3 माइनस 1/24 इंटू टी। इससे तो एक कैंसिल आउट हो गया, तो क्या मिलेगा आपको यहाँ 1, और ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर 16 माइनस यानी हो गया 15/24 इंटू टी, यानी टी इक्वल टू कितना आ गया 24/15। क्या हो जाएगा ये आ जाएगा आवर्स, यानी और सिंप्लीफाई कर लो चाहो तो टी इक्वल टू कितना आ जाएगा ये, यानी जाएगा 8/5 आवर्स। और देखा जाए तो कितना हुआ है, ये हो जाएगा 1.6 आवर्स। तो ये आंसर है, ये पहला पार्ट हो गया इसका। ठीक है ना, तो इतना टाइम लगा। अब अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, तो ये तो हमेशा वेस्ट टू ईस्ट ही घूमता है। तो यहाँ कहीं है ये, सैटेलाइट यहाँ है, तो ये इधर की तरफ जा रहा है। कितना है इसका, ओमेगा एस है। अब यहाँ देखो, ये जब ए पॉइंट यहाँ से घूम के मान लो यहाँ पहुंचा, तो ये सैटेलाइट का भी तो यहाँ से घूम के यहाँ पहुंचा होगा, यानी ये सैटेलाइट यहाँ आ गया होगा। तो ए पॉइंट यहाँ और ये सैटेलाइट यहाँ है, तो आप देखो ये कितना चला, यानी ओमेगा S2, ओमेगा S ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, क्योंकि ये पॉइंट यहाँ पहुंचा, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसका हो जाएगा ओमेगा E इंटू टी। ओमेगा E इंटू टी इक्वल टू क्या लिखोगे आप, इसको 2 पाई लिखोगे, क्योंकि ये एंगल प्लस ये एंगल इक्वल टू क्या होगा 2 पाई। तो टी इक्वल टू आ गया हमारे पास में 2 पाई/ओमेगा S प्लस ओमेगा E, यानी टी इक्वल टू आ गया 2 पाई/ओमेगा S। ओमेगा S कितना है, 2 पाई/1.5 प्लस 2 पाई/24। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट हो गया, तो टी इक्वल टू आ गया हमारे पास में 2 पाई/, कैंसिल आउट हो गया तो 1/, ये कितना हो जाएगा 2/3 प्लस 1/24। ऊपर नीचे कितने से मल्टीप्लाई करो इसको, 8 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना होगा 24, तो 24 तो ऊपर चला गया, और ये 16 प्लस कितना हो गया 17 आवर्स, यानी आंसर है 24/17 आवर्स। इतने टाइम बाद फिर से वो पॉइंट, इक्वेटर का पॉइंट और सैटेलाइट दोनों मिलेंगे। अब अगर ये आपको सर्कुलर मोशन का आइडिया है होता, याद होता, तो मेरे से पूछते नहीं आप अभी। कितने लोगों ने कर लिया था, श्रेया हो गया था ये क्वेश्चन, हाँ सर। हम व्याकुल आपसे हो गया था क्वेश्चन। सर मेरा एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 नहीं हुआ पूरा। क्यों नहीं हुआ, जो कब करेंगे। सर डीपीपी कर रहा था तो फिर ये रह गया। तो पार्ट 4 भी नहीं हुआ होगा, नहीं सर। तो फिर बोलते नहीं, ऐसे मुंह नहीं फाड़ते क्या हम लोग। अगर कोई चीज में पूछता हूँ तो फिर मुंह क्यों नहीं फाड़ा आपने कि मैंने नहीं किया।
छोटे बच्चे तो हो नहीं यार, LKG UKG में पढ़ने वाले बच्चे हो, अगर इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपको करना चाहिए ना, वो बोलना चाहिए नहीं हुआ है, फिर मैं आगे का पढ़ाता नहीं तो। नेक्स्ट 7 बताना है क्या? 7th वाला An object is weighed at the equator by a beam balance and spring balance giving readings WB and WS। तो देखो स्प्रिंग बैलेंस और बीम बैलेंस की रीडिंग तो कभी चेंज नहीं होने वाली, हरी बात सन में, वो तो हमेशा वही कहीं किसी भी जगह पे ले जाओ, सॉरी स्प्रिंग बैलेंस, सॉरी सॉरी इसकी तो चेंज हो जाएगी, सॉरी स्प्रिंग बैलेंस इसकी, सॉरी स्प्रिंग वाले की तो चेंज हो जाएगी, बीम बैलेंस की चेंज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि दोनों साइड जो जी आएगा वो तो कट जाता है ना उसमें, अभी बताता हूँ कैसे। लेकिन स्प्रिंग के लिए तो उसका जी पर डिपेंड करेगा वो। तो कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज बेड एट द इक्वेटर बाय अ बीम बैलेंस एंड स्प्रिंग बैलेंस गिविंग रीडिंग्स WB and WS respectively। It is again weighed in the same manner at the North Pole, giving readings of WB dash and WS dash। तो WS dash क्या हो जाएगी उस केस में? बढ़ जाएगी। Assume that the intensity of each gravitational field, assume that the intensity of Earth gravitational field is the same everywhere on the Earth surface and that the balances are quite sensitive। तो क्या होगा दरअसल, यहाँ देखो इक्वेटर पर जब आप जाओगे तो यहाँ देखो, ये मान लो हमारे पास में ये अर्थ है, और ये ऐसे घूम रहा है। तो यहाँ बीम बैलेंस की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब बीम बैलेंस का मतलब तराजू देखा है ना आपने, ऐसे तराजू खैर आजकल तो मिलता नहीं है, इस तराजू की बात कर रहा हूँ। ये बीम है, ठीक है, इसलिए इसको बीम बैलेंस बोलते हैं। इसमें आप देखोगे कि अगर आप मेजर करोगे तो इधर मान लो अगर वेट रखोगे, इधर भी रखोगे, तो इधर वेट रखोगे मान लो W, ये मान लो रीडिंग आ रही है किसी मास की, मान लो ये M इसका मास है, तो क्या हो जाएगा M/G। लेकिन आप देखो इसका जी और इसका जी क्या होगा, यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा ना, क्योंकि जो वेट आप रखोगे, ठीक है, तो यहाँ जब आप वेट रखोगे तो ये क्या होंगे, ऐसे बैलेंस कर जाएगा, यानी इसका मतलब ये हुआ ठीक है। तो यहाँ आप मान लो वेट रखोगे इसमें, और इसमें मान लो कुछ सामान आपने रखा इधर, तो इधर की तरफ क्या लग रहा है इसको M/G, और ये रीडिंग क्या हो जाएगी इसकी, मान लो ये बीम बैलेंस है तो WB। अब इसी को अगर आप इक्वेटर पे लेके जाओगे तो क्या देगा वो आपको, इसी को आप अगर सॉरी नॉर्थ पोल पे लेके जाओगे तो रीडिंग क्या दे देगा वो, WB डैश देगा। तो WB डैश यानी उस केस में भी क्या होगा, रीडिंग इसकी सही आएगी। क्यों? क्योंकि जितना इधर हरी बात समझ में ना, तो जितना वेट इसको लग रहा है उतना वेट इधर है, तो जी जी क्या हो जाएंगे, इसके कैंसिल आउट हो जाएंगे। एक मिनट रुको तो यार। तो यह है ना, तो इस केस में अब आप इसको अगर नॉर्थ पोल पे लेके भी जाओगे तब भी रीडिंग ये दिखाएगा वो। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो यहाँ क्या होगा, यहाँ जैसे इस केस में तो जी इफेक्टिव आएगा यहाँ इक्वेटर पे, तो जी इफेक्टिव कितना होगा यहाँ,
जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, तो यहाँ भी तो वही आएगा हरी बर्सन में, और यहाँ भी वही वैल्यू आ जाएगी जो यहाँ है। लेकिन जब आप पोल पे जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, सिर्फ जी, तो यहाँ क्या होगा एम जी, तो वही उस हिसाब से यहाँ दे देगा ये रीडिंग। क्यों, क्योंकि यहाँ भी तो एम जी होगा एक तरह से। तो इसलिए उस केस में क्या होता है, बीम बैलेंस के केस में रीडिंग चेंज नहीं करेगी, यानी डब्ल्यू बी इक्वल टू क्या मिलेगा, डब्ल्यू बी डैश मिलेगा, और ये क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एस भी हो जाएगा जो यहाँ, क्योंकि इक्वेटर पे जो रीडिंग आएगी वही यहाँ दे देगा वो। लेकिन जब आप पोल पे जाओगे तो पोल के केस में क्या हो जाता है, क्योंकि आपको ये मालूम होना चाहिए, इक्वेटर पे, पहले इक्वेटर का बताता हूँ स्प्रिंग बैलेंस का मैं आपको। क्योंकि इसका मास अगर एम है मान लो, तो इसको डाउनवर्ड क्या लग रहा है यहाँ एम इंटू जी लगेगा, यानी जी इफेक्टिव, उसी हिसाब से ये क्या दे देगा, रीडिंग दे देगा। यानी इसी को ये क्या बोल रहा है, डब्ल्यू एस बोल रहा है, तो वो इक्वल टू क्या है यहाँ, एम जी इफेक्टिव है, जो कि कितना हो जाएगा, एम जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर हो जाएगा। क्योंकि इसमें दूसरा कोई कोई है ही नहीं जो जी को कैंसिल करे, क्योंकि यहाँ तो यहाँ भी जी इफेक्टिव होगा, यहाँ भी जी इफेक्टिव होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा वो। ठीक है, लेकिन यहाँ इस केस में नहीं होगा ऐसा, ये रीडिंग होगी। लेकिन अगर मैं पोल पे जाऊं, एट पोल, तो वहाँ ये क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एस डैश इक्वल टू जाएगा एम इंटू जी हो जाएगा, तो ये रीडिंग क्या होगी इसके कंपेरिजन में, यानी ज्यादा होगी। ठीक है ना, डब्ल्यू एस से ज्यादा होगी, और ये क्या होंगे, तीनों इक्वल होंगे। जो रीडिंग यहाँ होगी वही रीडिंग वहाँ मिलेगी, है ना। और जो पहले जो इनिशियल वाला डब्ल्यू एस है वो ये यहाँ जो यहाँ मिल रहा है वो तो इसके करस्पॉन्डिंग मिल रहा है। ठीक है, तो ये आंसर होगा। अब इसमें कौन सा बताना है, एक मिनट इसमें आंसर में क्या गड़बड़ा रहा है। डब्ल्यू बी इक्वल टू डब्ल्यू बी डैश बिल्कुल सही है, और ये कह रहा है कि डब्ल्यू बी डैश इक्वल टू होगा, एग्जैक्ट रीडिंग दिखाएगा ना वो। ये तो सही है। हाँ, ये भाई डब्ल्यू बी डैश इक्वल टू क्या होगा यहाँ, डब्ल्यू बी इक्वल टू डब्ल्यू एस तो नहीं होगा, ये गलत है। सी तो सही है इसका, डब्ल्यू बी डैश इक्वल टू क्या होगा, डब्ल्यू एस डैश होगा। डब्ल्यू एस डैश मतलब यहाँ ये एग्जैक्ट रीडिंग होगा नहीं इसका, ये थोड़ा ध्यान नहीं रहा मुझे, यहाँ देखो, क्योंकि ये यहाँ एग्जैक्ट रीडिंग है ना एम जी। एम जी, इसका मतलब क्या हुआ, जो स्प्रिंग बैलेंस है दरअसल वो क्या मेजर करेगा, मास मेजर करेगा। आप जब स्प्रिंग बैलेंस को अगर देखते हो तो क्या मेजर करेगा, मास, क्योंकि इसमें जब ये रीडिंग आती है ना, इसको हम क्या करते हैं, जी से डिवाइड करते हैं। और जी भी कौन सा लेते हैं हम, 9.8 वाला लेते हैं, या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वाला लेते हैं। तो ये यही बीम बैलेंस दिखाएगा, बीम बैलेंस तो इसका क्या दिखाएगा, मास दिखाएगा। जैसे 1 kg आपने मान लो वेट यहाँ लगाया, तो 1 kg मैंगो यहाँ दिखाएगा ना, तो 1 kg मैंगो, तो ये इक्वेटर पे भी 1 kg एग्जैक्ट मैंगो दिखाएगा ले, है ना। लेकिन इक्वेटर पे क्या दिखाएगा, कम दिखाएगा, ये दरअसल ये वाला पार्ट नहीं होगा। लेकिन डब्ल्यू बी डैश इक्वल टू डब्ल्यू बी इक्वल टू डब्ल्यू एस डैश डेफिनेटली होगा, क्योंकि ये वाली रीडिंग है ना, जो कि इसका जो भी मास है यहाँ क्या होगा, एक्चुअल में देखा जाए इस केस में, ये इसके इक्वल नहीं होगा। ठीक है, ये इसके इक्वल नहीं होगा, क्योंकि आप जब वहाँ डिवाइड करोगे तो इस वैल्यू से डिवाइड करोगे कि आप, नहीं, आप यहाँ इसी को कितने से डिवाइड करोगे, जी से डिवाइड करोगे। क्योंकि ये जो स्प्रिंग बैलेंस रीडिंग दिखाता है वो जी के करस्पॉन्डिंग उसको क्या करते हैं, कैलिब्रेट किया जाता है। तो जो भी उसका वेट दिखता है ना, उसको दरअसल जी से डिवाइड किया हुआ होता है वो। यहाँ भी जी से डिवाइड करोगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगी ना। हरिभाषण में ये मैंने बात भी करी थी, आपको याद हो तो एनएलएम में, कि डिवाइड किससे करते हैं, जी से डिवाइड करते हैं हमेशा, न कि जी माइनस ओमेगा इस पर आर से करेंगे। इसलिए ये आंसर और ये दोनों आंसर सेम होंगे, तो ये सही है। नेक्स्ट बताइए। ये बताना है क्या, 10th 11th बताना है।
12th बताना है? नहीं बताना। चलो ये बाद में करेंगे, बाकी लोगों को भी करने दो ये, है ना। ये कॉम्प्रिहेंशन पार्ट 4 बाद में बताऊंगा। डीपीपी किया आप लोगों ने? हाँ सर। नहीं किया है तो वो बोल सकता है कि नहीं किया है। नहीं सर। नहीं सर। चलो करेगा फिर आप लोग, ऑनेस्ट रहिए ना, बोल दीजिए भाई नहीं किया है। अरे भाई मैं अगर करा दूंगा तो उसे फायदा क्या होगा, मैं तो करा ही रहा हूँ। कुछ घोंचू लोग भी तो बैठे हैं यहाँ, जिन्होंने अभी, जिनको कुछ आता ही नहीं है। मैंने तो करा दिया लेकिन उनको उनको आता ही नहीं, गधों को कुछ नहीं आता है। वो गधे ऐसे कैसे बैठे हुए हैं अभी यहाँ। तो मेरे कराने से थोड़ी सीख जाओगे, उन गधों को भी करना पड़ेगा पहले, तब सीखोगे। तो गधों से मेरी रिक्वेस्ट है कि बैठ के करो भाई, जिन्होंने नहीं किया तैयार हो, बैठ के एक्स्ट्रा टाइम बैठ के तैयार करो, मेहनत करो। ये तो बेटा गधा का गधा ही रह जाएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा चल रहा था करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में मैंने आपको ओम्स लॉ पढ़ा दिया था, है ना। और कुछ एग्जांपल भी मैंने लिए थे। जैसे एग्जांपल 3 हो गया था हमारा, है ना। और ये ऊपर वाले एग्जांपल भी हो गए थे। अब बात करते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो किन किन बातों पर डिपेंड करता है, उस बारे में। तो मैंने आपको पहले बताया था कि रेजिस्टेंस किस किस बातों पर डिपेंड करता है। एक तो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, और फिजिकल कंडीशन पर डिपेंड करता है, यानी लेंथ और उसका एरिया क्या है, और उस मटेरियल का नेचर क्या है, यानी उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम कितना है। यानी उस मटेरियल पे भी डिपेंड करेगा, उसकी लेंथ क्या है, उसका एरिया क्रॉस सेक्शन क्या है, और टेम्परेचर क्या है, इस बात पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। रेजिस्टिविटी की अगर हम बात करते हैं तो रेजिस्टिविटी किस पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, और वो मटेरियल कैसा है, यानी उसका मटेरियल का नेचर कैसा है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम उसके अंदर कितना है, उस बात पर डिपेंड करता है। ओके। अभी मैं जो कुछ क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ, इसमें क्या कर रहा हूँ कि मैं टेम्परेचर कांस्टेंट रख रहा हूँ, फिर टेम्परेचर वेरिएशन वाला भी बताऊंगा मैं आपको। टेम्परेचर वेरिएशन वाली बात भी करेंगे। अभी इसमें मैं टेम्परेचर क्या कर रहा हूँ, कांस्टेंट रख रहा हूँ, और लेंथ में चेंज कर रहे हैं या एरिया में चेंज कर रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखो कैसे करना है। तो मेनली जो इसमें जो कॉन्सेप्ट लेने जा रहा हूँ मैं रेजिस्टेंस के वेरिएशन का, उसमें वॉल्यूम को कांस्टेंट रख रहा हूँ। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ कि टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, लेकिन अगर लेंथ में वेरिएशन होता है या एरिया में वेरिएशन होता है, तो रेजिस्टेंस किस तरह से वेरी करेगा, उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ मैं। तो वेरिएशन इन रेजिस्टेंस व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट। ठीक है, फिर टेम्परेचर वेरी कर रहा होगा उस बारे में भी बात करूंगा मैं, लेकिन अभी मैंने कहा कि टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो इसमें क्या देख रहा हूँ मैं, वॉल्यूम कांस्टेंट है। अच्छा, वॉल्यूम की भी बात कर रहा हूँ मैं, तो इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो मान लो जैसे कि ये कोई वायर है,
और इसका एरिया क्रॉस सेक्शन ए है और इसकी लेंथ एल है। तो इस और इसकी जो रजिस्टिविटी वो रो है, क्योंकि टेम्परेचर तो कांस्टेंट है तो रजिस्टिविटी भी कांस्टेंट रहेगी। और जो मटेरियल ले रहे हैं वो तो मटेरियल तो चेंज कर नहीं रहे, इसका मतलब है कि रजिस्टिविटी तो कांस्टेंट ही रहेगी इसमें। तो अभी अगर बात करो तो इसका रेजिस्टेंस कितना है यहाँ, रो एल बाई ए होगा। ये बात हो चुकी है हमारी। ए क्या होता है, एरिया क्रॉस सेक्शन लेते हैं, और ये क्या लेते हैं, लेंथ लेते हैं, और ये रो क्या है, रजिस्टिविटी है। क्लियर है। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ कि मान लो इसकी लेंथ हमने, है ना, पहला केस इसमें ले रहे हैं हम लोग। मान लो इसकी लेंथ हमने n टाइम्स इंक्रीज कर दी, यानी स्ट्रेच करके, क्योंकि वॉल्यूम को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है ना। तो लेंथ ऑफ द वायर is stretched to n times. It is stretched to n times. Then find the new resistance. Then find the new resistance of the wire. तो सिंपल सी बात है कि वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है, तो लेंथ अगर इंक्रीज करेंगे तो एरिया को कम होना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि ये इस तरह से, ये मान लो वायर हो जाता है, और लेंथ होगी स्ट्रेच करने के बाद में एन एल, और एरिया हो गया हमारे पास में, मान लेते हैं एन ए डैश। तो रेजिस्टेंस कितना हो गया, रेजिस्टेंस हो जाएगा, क्योंकि रो तो चेंज करेगा नहीं, तो रो इनटू एन एल डिवाइडेड बाई ए डैश। अब ए डैश तो अपने को पता नहीं है, तो क्या करेंगे हम लोग, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इसका इनिशियल वॉल्यूम कितना है, तो ए एल इक्वल टू ये हो जाएगा एन एल ए डैश। यानी यहां से आप देखोगे कि ए डैश की वैल्यू क्या आ गई, ये आ जाएगी ए बाई एन आ जाएगा, क्योंकि एल से तो एल कैंसिल आउट हो गया। ए डैश इक्वल टू क्या हो गया, ए बाई एन आ गया, यहाँ रख देंगे। तो रो एन एल बाई ए बाई एन, यानी आर डैश इक्वल टू हो गया रो एल बाई ए एन स्क्वायर, यानी कितना आ गया, एन स्क्वायर आर नोट। ये इसका आंसर है। यानी रेजिस्टेंस कितना हो गया इसका, एन स्क्वायर आर नोट हो गया। तो कोई भी वायर अगर आपने को दिया है और उसको स्ट्रेच करके हमने लेंथ कर दिया एन टाइम्स, है ना, n times, length of the wire is stretched to n times, then find the new resistance of the wire। तो कितना आ गया, n स्क्वायर आर नोट आ गया। दूसरा केस इसमें ले रहा हूं, मान लो अगर मान लो हमने x% इंक्रीज किया, तो परसेंटेज चेंज कितना होगा रेजिस्टेंस में, वो फाइंड करना है। ये एक बार आईआईटी में क्वेश्चन आ चुका है। तो इसमें क्वेश्चन ये है कि लेंथ ऑफ द वायर इज स्ट्रेच्ड x%, length of the wire is stretched by the x%। ठीक है, लेंथ ऑफ वायर इज स्ट्रेच्ड बाय द x%, टू द x% नहीं है, बाय द x% है। देन फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द resistance, इन द रेजिस्टेंस। ओके, तो ये हमारे पास में रेजिस्टेंस है, यानी एक वायर है, एक कंडक्टर है जिसका अपना रेजिस्टेंस है, इसका एरिया ए है,
और लेंथ एल है, इसका रेजिस्टेंस है आर नॉट इक्वल टू रो एल बाई ए, क्योंकि रो तो चेंज करेगा नहीं, रो तो सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, और या मटेरियल चेंज कर दो तो उस पर डिपेंड करेगा, तो मटेरियल तो वही है, टेम्परेचर कांस्टेंट है ही, तो ये तो चेंज करेगा नहीं। अब हमने क्या किया, x बाई द एक्स परसेंट, तो मतलब क्या हुआ, यानी ये इनिशियल कंडीशन को लेकर है और यहाँ ये फाइनल है, तो फाइनल क्या हो जाएगा, एल डैश इक्वल टू एल प्लस एक्स बाई 100 इंटू एल ना, तो ये लेंथ आ जाएगी, और हम कह रहे हैं कि वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा फिर, ए एल इक्वल टू ए डैश एल डैश, यानी ए डैश इंटू एल प्लस एक्स बाई 100 इंटू एल, तुम्हारे पास ए डैश की वैल्यू आ गई ए डिवाइडेड बाई 1 + 1/100, सॉरी ये एक्स हो जाएगा, 1 a/1 + x/100 आ गया। तो न्यू रेजिस्टेंस कितना हो गया इसका, तो न्यू रेजिस्टेंस हो गया रो एल डैश बाई ए डैश, यानी रो ये हो जाएगा, यहाँ से इसको एल को बाहर ले लो तो 1 + x/100, तो एल 1 + x/100 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा a डिवाइडेड बाई 1 + x/100, तुम्हारे पास आ गया आर डैश इक्वल रो एल बाई ए, क्या हो गया, ये हो जाएगा आर नॉट, और ये वैल्यू मिलेगी 1 + x/100 का होल स्क्वायर, यानी ये हमारे पास फाइनल रेजिस्टेंस आ गया। तो परसेंटेज चेंज का मतलब हुआ आर डैश माइनस आर नोट डिवाइडेड बाई आर नोट, ये परसेंटेज चेंज इंटू 100, ठीक है। तो यहाँ आर डैश की वैल्यू कितना है रख देंगे, तो आर नॉट 1 + x/100 का होल स्क्वायर माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाई आई आर नॉट इंटू 100 हो जाएगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, इसको एक्सपेंड किया तो आर नॉट से आर नॉट कैंसिल आउट हो गया, और ये हो जाएगा 1 + x² बाई 100 का होल स्क्वायर प्लस 2x/100, है ना, और ये आ गया इसका तो -1, और इस पूरे का 100, तो आप देखो 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया है, x² बाई 100 प्लस 2x, यानी डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 इक्वल टू आ गया हमारे पास में 2x + x²/100, ये आ जाएगा परसेंटेज में। तो जैसे अगर मान लो x की वैल्यू 1% हुई तो क्या हो जाएगा 2 प्लस, क्योंकि मैंने क्या लिखवाया वहाँ x% लिखवाया है, तो यहाँ क्या लिखेंगे x की वैल्यू 1, तो 2 प्लस क्या हो जाएगा 0.01, यानी 2 + 0.01, ये आंसर होगा। हाँ, अगर मान लो वैल्यू कम हुई और भी कम होती तो हो सकता है क्वांटिटी 0 हो जाए, तब आप इसको 2 × x डायरेक्ट कर सकते हो, है ना, तब कितना आ जाएगा, जो भी होगा वो आ जाएगी वैल्यू, तो ये इसका आंसर होगा, इस तरह से करेंगे इसको। क्योंकि जो क्वेश्चन आया था उसमें क्या किया था उन्होंने 1% चेंज किया, तो उसने मालूम है क्या क्या आंसर दिया हुआ था, उसने 2 भी दिया था प्लस 2.01 भी दिया था, हरी बस में तो लोगों ने 2 करके आए थे, क्यों करके आए थे बताऊं मैं, क्योंकि इसी में परसेंटेज चेंज में आपने कॉन्सेप्ट और पढ़ते हैं हम लोग, कौन सा, लॉग लेकर, अगर इसका लॉग लेकर आप करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो लॉग आर इक्वल टू लॉग, क्योंकि किस में लेंथ में तो चेंज कर रहे हैं, तो उसने उन्होंने क्या किया, एरिया में कोई चेंज ही नहीं किया, तो उस केस में क्या आ जाएगा, अगर एरिया में चेंज नहीं करेंगे तो, लेकिन वो तो गड़बड़ आ जाएगा ना, उससे नहीं आएगा वो, पता नहीं कैसे क्या होगा, ठीक है ना, उससे उसमें क्योंकि एरिया भी तो चेंज हो रहा है ना, उसमें भी चेंज करूंगा मैं, एल भी चेंज हो रहा है, उसके लिए इस तरह से करेगा तो आंसर आ जाएगा, ठीक। उसमें अगर क्योंकि वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है तो आ जाएगा उससे भी, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखेंगे तो या तो चेंज करो, ऐसे ऐसे था वो, बताता हूँ, उससे भी आ जाएगा, इधर ले लेता हूँ, लेकिन उससे एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, वो क्या आएगा, अप्रोक्सीमेटेड आएगा।
जैसे हमने कहा कि रो आर इक्वल टू रो एल बाई ए, और हम कह रहे हैं कि वॉल्यूम बी नॉट इक्वल टू ए एल है। तो एक्स में तो क्या करते हैं, इसमें यहाँ रख देते हैं, देखो आर इक्वल टू रो एल बाई ए को क्या लिखूंगा मैं यहाँ, बी नॉट, और ये क्या हो जाएगा एल स्क्वायर। अब इसमें लॉग ले लो, क्या हो जाएगा एल एन आर इक्वल टू एल एन रो बाई बी नॉट, ये तो कांस्टेंट हो गया, प्लस ये क्या हो जाएगा 2 ln l, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डेल्टा आर बाई आर इक्वल टू, तो जीरो हो गया, प्लस 2 डेल्टा l बाई l, और आप इसमें देखो डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 डेल्टा l बाई l इंटू 100। तो ये पूरी वैल्यू कितनी है, कितना आ गया आंसर 2x। लेकिन ये भी आंसर दिया था उसने, लेकिन और वो 2.01 भी दिया था। इसका मतलब जिन्होंने ये लिखा था 2%, उनका क्या था, वो गलत था। इसलिए ध्यान रखना इन सब चीज़ों का, IIT इन सब चीज़ों पर भी ध्यान रखता है। कई बार बच्चा जोश जोश में उसको लगता है कि अरे मैंने तो ऐसे करके आ गया, हो गया, आंसर आ गया, ठीक है, जबकि आंसर क्या था उसका 2.01 था, जो कि उससे एक्यूरेट आ रहा है। वो जो फॉर्मूला होता है वो एक्यूरेट आंसर देता है। ये जो डिफरेंट लोग लोग लेके जो डिफरेंशिएट करते हैं, अप्रोक्सीमेटेड आंसर देता है। ये उसी केस में वैलिड होता है जब काफी स्मॉल चेंज होता है हमेशा। अब आप कहीं सर बन तो काफी स्मॉल चेंज भाई ना, मैं तो आ ही रहा, तो पॉइंट मतलब कितना आ रहा 2.01 आ रहा है, तो स्मॉल चेंज तो आ ही रहा है, लेकिन फिर भी ध्यान ऑप्शन में, तो ठीक है, ये ध्यान रखना है, कहने का मतलब मेरा ये है। तो इस तरह से हम लोग करेंगे। तो ये तो हुआ जो कि मैंने आपने देखा कि पूरे रॉड में एरिया क्रॉस सेक्शन क्या माना हमने, कांस्टेंट माना, है ना। मान लो अगर उसकी लेंथ भी बढ़ी तो एरिया क्रॉस सेक्शन चेंज भी हुआ, तो पूरी की पूरे उस लेंथ में एरिया क्रॉस सेक्शन क्या था, कांस्टेंट था। अब नेक्स्ट है कि अगर मान लो एरिया क्रॉस सेक्शन ही चेंज हो रहा है कंटिन्यूसली, तो उसका रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे। तो ये शीट में क्वेश्चन दिया हुआ है, उसी को पहले करूंगा मैं। ये क्वेश्चन तो आप करेगा, वो भी करवा भी दूंगा मैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, इसने देखो डायरेक्ट 2% वैसे ही किया जैसे मैंने वहाँ बताया है, लेकिन एग्जैक्टली 2 पॉइंट क्या होना चाहिए, 2.01% होना चाहिए। खैर कोई बात नहीं। अब जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास में, प्रॉब्लम नंबर 2, ये कैसे करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 2 में अपने को क्या दिया है यहाँ, हमें एक इस तरह का ट्रंकेटेड कौन है, एक तरह से ये, तो इसकी जो रेडियस है ये ए है, और इसकी जो रेडियस है वो बी है, और लेंथ यहाँ ये एल है। कह रहा है कि फिगर शोज अ कंडक्टर ऑफ लेंथ एल हैविंग a circular cross section. The radius of cross section varies linearly from A to B. The resistivity of the material अपने को दिया हुआ है रो है। Find the resistance of the conductor. इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस अपने को फाइंड करना है, ठीक है। देखो कैसे करेंगे। कंडक्टर का रेजिस्टेंस अपने को, तो आप देख रहे हैं कि एरिया क्रॉस सेक्शन देखो चेंज करता जा रहा है। इसकी लेंथ एल है, एरिया क्रॉस सेक्शन कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, इसने कहा लीनियरली चेंज कर रहे हैं, मतलब रेडियस रेडियस जो है लीनियरली चेंज कर रही है, यानी तो उसका कहने का मतलब है। लेकिन देखा जाए तो एरिया क्रॉस सेक्शन क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो अब क्या करेंगे, हमें क्या करना है ऐसे क्वेश्चन के लिए, जब भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन है जिसमें आप देखोगे कि एरिया चेंज कर रहा है, ठीक है ना, एरिया चेंज कर सकता है, कभी कभी रेजिस्टिविटी चेंज कराने को बोल सकता है, तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। पहले मैं एरिया जो चेंज कर रहा हूँ उस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो आप देख रहे हो कि यहाँ करंट ऐसे जा रहा है, करंट कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो करंट इधर से बाहर जा रहा है। अब इसका रेजिस्टेंस आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि इसका यहाँ का एरिया अलग है, यहाँ का एरिया अलग है। वहां तो क्योंकि यहाँ का एरिया और यहाँ का एरिया सेम था, तो हमने क्या ले लिया था, रो एल बाई ए ले लिया था। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं कर सकते, यहाँ क्या करेंगे हम लोग, स्मॉल एलिमेंट लेंगे और फिर उसको पूरे को इंडिकेट करेंगे, तो अपने को रेजिस्टेंस मिलेगा यहाँ। तो कैसे करेंगे देखो, मैं इसको ऐसे बना लेता हूँ।
तो ये ओरिजिन है और इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, मैं इसको वाई एक्सिस ले लेता हूँ और ये हमारा एक्स एक्सिस है। इसके कोऑर्डिनेट है 0, और ये लेंथ एल होने की वजह से इसके कोऑर्डिनेट है हमारे पास में L, B। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे जाके, ये यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, तो एक्स पे जाके इसकी रेडियस मैंने मान लिया आर है, यानी यहाँ से एक्स पे जाके मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ का एरिया क्रॉस सेक्शन किस बात पर डिपेंड करेगा, ये इस आर पर। यानी इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट होंगे x, r। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो मुझे उससे क्या मिल जाएगा, यहाँ की रेडियस मिल जाएगा। तो स्ट्रेट लाइन है, तो इस स्ट्रेट लाइन को ऐसे लिख सकते हैं y = mx + c। यहाँ का कोऑर्डिनेट देखो आप, तो क्या है, y क्या है a, x क्या है 0 + c, यानी हमें c की वैल्यू मिल गई 1। और यहाँ से यहाँ का रखो तो m मिल जाएगा, तो यहाँ रखेंगे तो क्या मिलेगा, देखो b = ml और c की वैल्यू तो a है, तो हमें यहाँ से m भी मिल गया। m कितना हो गया, b-a/l, यानी हमारे पास में इक्वेशन आ गई y = b-a/l इंटू x + a। और ये देखा जाए तो x डिस्टेंस पर ये क्या है, ये क्या हो गया है, ये r ही तो हो गया। यानी इसका मतलब है मुझे यहाँ की रेडियस मिल गई जो कि इस फॉर्म में आ गई है। अब मैं क्या करूंगा यहाँ, कि x डिस्टेंस पे जाके मैं dx एलिमेंट लूंगा। क्या लूंगा, x पे जाके एक dx एलिमेंट लूंगा। तो मेरी पहले भी बात होगी कि dx एलिमेंट के लिए इसके रेडियस को सेम मान लेते हैं हम लोग, जो कि r है। यानी अब देखो करंट इसमें कैसे जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है। मैंने आपको क्या बताया था, करंट की डायरेक्शन में क्या लेना होता है, एल लेना होता है, और उसके परपेंडिकुलर जो प्लेन होता है उसका करस्पॉन्डिंग जो एरिया, उसको एरिया क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। यानी इसका मतलब इसका जो रेजिस्टेंस आप लिखोगे dr, वो क्या लिखोगे, रो। रो तो सब जगह सेम है। और एल, एल मतलब क्या होगा इस केस में, dx ना, क्योंकि करंट की डायरेक्शन में एल लेते हैं। और इसका एरिया क्रॉस सेक्शन क्या लिखोगे आप, यहाँ πr² लिखोगे। और फिर इसको इंडिकेट करोगे, कहाँ से कहाँ इंडिकेट करोगे इसको, 0 to L इंडिकेट करोगे, तो आपके पास में टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा। जहाँ आर की वैल्यू ये रखोगे, है ना, आर की वैल्यू ये रखिएगा। देखो रखता हूँ मैं, सॉल्व करेंगे। तो डी आर का तो इंटीग्रेशन आर हो गया, रो dx/π b-a/l इंटू x + a का होल स्क्वायर, और इसको इंडिकेट कर देंगे 0 to L। तो ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आप इंडिकेट करिएगा जब आप सीख जाओ। वैसे तो मैंने आपको बताया था, सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे तो इस पूरे को क्या मान लेंगे आप, टी मान लो। इस पूरे को क्या मान लो, टी मान लो, तो आ जाएगा। मैं कर ही रहता हूँ, चलो। तो लेट टी = b-a/l इंटू x + a, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dt/dx इक्वल टू जाएगा b-a/l। तो हमारे पास में यहाँ से dx की वैल्यू मिल गई मुझे, तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, l/b-a dt। लिमिट चाहो तो लगा देंगे हम लोग, लिमिट भी लगा दूंगा मैं यहाँ, या बाद में लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। रो बाई पाई इसको बाहर ले लो, और dx की जगह क्या लिखेंगे, l/b-a इंटू dt/d²। आप चाहो तो लिमिट लगा दो। लिमिट कैसे लगाएंगे, देखो ध्यान से, x की वैल्यू जब 0 रखूंगा तो t क्या मिलेगा मुझे, a मिलेगा ना। जब l, x की वैल्यू l रखूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, b मिलेगा ना। तो ये आ गया हमारे पास में, यानी लिमिट आ गई। तो रो बाई पाई b-a, है ना, यहाँ l चला जाएगा, और ये क्या हो गया, dt/t² a to b। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो रो l/पाई b-a, और इसका इंटीग्रेशन -1/t a to b आ जाएगा। तो हमारे पास आ गया r = रो l/पाई
बी माइनस ए, और यहाँ रख देंगे हम लोग, तो कितना मिलेगा 1/a माइनस 1/b। यहाँ सिंप्लीफाई करो तो जाएगा रो एल, ये मिलेगा बी माइनस ए डिवाइडेड बाई पाई बी माइनस ए इंटू बी, यानी ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास रेजिस्टेंस आ गया रो एल बाई पाई ए बी, यानी ये इसका आंसर होगा। तो जब एरिया क्रॉस सेक्शन वेरिएबल होगा तो इस तरह से करेंगे। जैसे एक और क्वेश्चन लेता हूँ, मान लो इसकी जगह अगर स्क्वायर होता, मान लो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ये फाइंड करने को कहा जाए, है ना। तो नेक्स्ट हमारे पास में नेक्स्ट एग्जांपल ऐसा है कि ये यहाँ अपने को एक सॉलिड या नहीं सॉलिड नहीं, हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर which has inner radius A and outer radius B, then find the resistance between inner and outer surfaces। ये हमारे पास में देखो कैसे, जैसे मान लो हमारे पास में ये स्फीयर है, और ये पूरा यहाँ से ये हॉलो यहाँ है ना, और ये पूरा मटेरियल इसमें भरा हुआ है। इसकी जो इनर रेडियस है वो ए है, और इसकी जो आउटर रेडियस है वो बी है, और इसकी जो रेजिस्टिविटी है वो रो है। इसकी रेजिस्टिविटी रो है, तो हमें बताना है कि इसका इसके और इसके बीच में रेजिस्टेंस क्या होगा। इसका मतलब हुआ कि अगर हम इसको कनेक्ट करेंगे तो करंट कैसे फ्लो करेगा, अगर किसी बैटरी से कनेक्ट करेंगे इसका मतलब है इसमें जो करंट फ्लो करेगा, मैं इसको यहाँ बना लेता हूँ देखो, इसमें करंट दरअसल ऐसे फ्लो कर रहा होगा। अगर ये हायर पोटेंशियल पर है तो इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा होगा। तो आप देखो इसका एरिया क्रॉस सेक्शन यहाँ से यहाँ तक चेंज करता जा रहा है, ठीक है। एरिया क्रॉस सेक्शन क्या कर रहा है, यहाँ चेंज कर रहा है। तो ये इसकी रेडियस ए है, और ये इसकी रेडियस बी है, और ये पूरा मटेरियल ऐसे इसमें भरा हुआ है। तो अब इसमें एरिया क्रॉस सेक्शन कैसे देखेंगे, देखो मैंने पहले बोला करंट के परपेंडिकुलर जो प्लेन बनता है वो एरिया क्रॉस सेक्शन माना जाता है। तो इसमें रेजिस्टेंस निकालेंगे तो क्या करेंगे, देखो यहाँ से सेंटर से आर डिस्टेंस पे जाएंगे, क्योंकि एरिया क्रॉस सेक्शन ऐसे वेरी कर रहा है इसमें, क्योंकि करंट तो ऐसे जा रहा है ना, ऐसे जा रहा है रेडियली। तो आर डिस्टेंस पे जाके हम लोग क्या करेंगे, एक डी आर थिकनेस की शेल बनाएंगे। डी आर थिकनेस की क्या बनाएंगे, यहाँ शेल बनाएंगे। तो डी आर थिकनेस की शेल बनाएंगे तो इसका पूरा एरिया क्रॉस सेक्शन यानी क्या हुआ, करंट तो इसमें ऐसे रेडियली जा रहा है ना, यानी इसका रेजिस्टेंस लिखेंगे डी आर इक्वल टू रो लेंथ, क्योंकि लेंथ करंट की डायरेक्शन में तो डी आर हुआ, लेकिन एरिया क्रॉस सेक्शन इसका हुआ 4πr²। ये समझ में आया प्रतीक राज, ये समझ में आया आपको।
हाँ सर। नहीं सजन समझ में आए? हाँ सर। कैसे मैं सेक्शन लिख रहा हूँ, मैसेज हो रहा है आपको? ये पूरा एक शेल होगा ना ऐसे, और करंट कैसे जा रहा है, रेडियली बाहर जा रहा है ऐसे, तो वो उसका एरिया क्रॉस सेक्शन लेना है अपने को, क्योंकि क्या होगा 4 पाई r स्क्वायर, और इसको इंडिकेट कर देंगे कहाँ से कहाँ तक, ए टू बी। ये हमारा क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो क्या करेंगे इसमें, रो बाई 4 पाई, ये हो जाएगा dr/r², ये हो गया ए टू बी। इसको इंडिकेट कर देंगे, तुम्हारे पास आ गया r = रो/4 पाई। और 1/r² का इंटीग्रेशन क्या होता है, सत्यम? सत्यम 1/r² का इंटीग्रेशन क्या होता है? क्या सो गया क्या है? क्या होता है 1/r² का इंटीग्रेशन? बोलो। -1/r होगा ना। -1/r होगा, हाँ, -1/r, ए टू बी इसको इंडिकेट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारे पास में ये, तो आ जाएगा रो/4 पाई, तो इसको इंडिकेट आ जाएगा 1/a - 1/b। ठीक है, यानी ये आ जाएगा हमारे पास में रो b - a/4 पाई ab। यही आंसर है, ऐसे करेंगे। चलो जैसे और भी क्वेश्चन है। जैसे अब ये क्वेश्चन दिया है, एग्जाम्पल प्रॉब्लम नंबर 3। प्रॉब्लम नंबर 3 करो तो आप लोग। प्रॉब्लम नंबर 3 करो।
हो गया क्वेश्चन? हाँ सर। हाँ सर। अरे वाह, कितने लोगों ने कर लिया? एक मिनट रुको, किसने कर लिया? इसमें चैट बॉक्स में डाल दो ना, यस यस जो भी है, जिनने भी कर लिया। नीलम सैयद ने कर लिया, ओम व्याकुल ने कर लिया, आरुष ने कर लिया, वेदांत ने कर लिया, राजनंदिनी ने कर लिया, श्रेया ने कर लिया, शिवाली ने कर लिया, प्रियंका रघुनाथ ने कर लिया, धनंजय नायर ने कर लिया, मयंक सेवतकर ने कर लिया, देवानी ने कर, देवयानी ने कर लिया, आदित्य दुबे ने कर लिया, आदित्य बोरेडी ने कर लिया, ऐश्वर्यन, अमित, भाग्या पाटिल, प्रतीक राज, संकल्प, प्रज्वल जाधव, आदित्य निकाड़े, विक्रम मित्तल, प्रोन्नति, साईराज, सौमिल, सौमिली आचार्य। तो फिर यार तुम लोग पढ़ते तो दिमाग हो सबके अंदर इतना, तुम मेहनत नहीं करते यार, सीधा है भाई। तुम लोग ऐसा नहीं कि किसी से अच्छी वाले ने भी कर लिया, मतलब तुम लोग मुझे लगता है लापरवाही भी कई बार करते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेहनत नहीं करते होंगे, मेहनत तो तुम लोग करते हो। पनवेल के बच्चों को तो मैं देख रहा हूँ पिछले 10 सालों से, मेहनत बहुत करता है बच्चा, ऐसा नहीं है, पर कहीं ना कहीं कुछ लापरवाही भी करते हो तुम लोग। और जो बच्चा अभी ट्रैक पे नहीं है, ट्रैक पे जल्दी आ जाओ भाई। भाई गुस्सा इसलिए आता है, तुम अच्छा नहीं करोगे तो गुस्सा करेंगे भाई, सीधी सी बात है। अच्छा करोगे, मेहनत करोगे, जो पूछेंगे उसका अगर जवाब दोगे तो गुस्सा का कोई सवाल ही नहीं है। भाई आपका करियर हम बनना चाहिए, हमारा मेन मकसद वो है, हमें आपका मतलब बुरा नहीं चाहना है। भाई ऐसे थोड़ी यार पनवेल में रिजल्ट आते हैं, पनवेल में रिजल्ट आने के पीछे यही है, हम डांटते भी हैं, प्यार से बात भी करते हैं, वो सब जरूरी है। लेकिन ज्यादा जरूरी ये है कि आप मेहनत करो, कॉन्सेप्ट तैयार करो, मार्क्स छोड़ दो, मार्क्स मान लो सेकेंडरी चीज मानता हूँ मैं तो, वैसे भी मेन होता है कॉन्सेप्ट समझना। समझ में आ जाएगा तो आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ज्यादा कुछ नहीं है, सब कुछ लिमिटेड ही है। ठीक है, मैं बता देता हूँ, बाकी लोगों ने उसने नहीं किया तो उनको मैं बता देता हूँ, ऐसा नहीं, जो कैसे करेंगे वापस से समझ लेते हैं कैसे करना होता है ऐसे क्वेश्चंस को। यहाँ एरिया क्रॉस सेक्शन कैसे, इसने देखो दोनों चीजें दो, तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन बना के दिया इसने, फॉलो नंबर 3। इससे क्या है कि आपके कॉन्सेप्ट बनेंगे कि एक्चुअल में करना क्या है, इसमें कॉन्सेप्ट कैसे लगाना होता है। इसने कहा सिलेंड्रिकल ट्यूब ऑफ लेंथ एल हैज इनर रेडियस ए, आउटर रेडियस बी, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द ट्यूब बिटवीन इट्स एंड्स। और फिर कह रहा है बिटवीन इट्स इनर एंड आउटर सरफेसेस, जैसे अभी मैंने स्पेयर का बताया आपको वैसा, है ना। तो इसमें दो केस पूछ रहा है, दोनों ही बताता हूँ मैं आपको। पहला है दोनों एंड पर क्या होगा, रेजिस्टिविटी इसका दे रखा है इसने, लेंथ इसका है, और ठीक है। तो देखो ये ऐसा सिलेंडर दिया है इसने, ये हॉलो सिलेंडर एक तरह से, जिसके इनर और आउटर रेडियस दोनों दिया हुआ है। तो ये यहाँ मटेरियल, इसमें ए टू बी में मटेरियल पूरा भरा हुआ है, और इसकी जो लेंथ है वो एल है। तो यहाँ ए टू बी मतलब एंड्स के अक्रॉस निकालने का मतलब ये हुआ कि करंट इसमें ऐसे जा रहा है, तो करंट इसमें तो जा ही नहीं रहा, खैर इस वाले पार्ट में तो जाएगा नहीं, यहाँ ये वाला इस वाले पार्ट में जा रहा है करंट, ये जो कि ये मटेरियल ऐसे भरा हुआ है इसमें, यानी इस वाले पार्ट में करंट जा रहा है। तो ये एरिया भी इसी का लेंगे। अब इसमें देखो एरिया क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं कर रहा है, तो अब इसमें इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है अपने को। तो इस केस में क्या हो जाएगा, लेकिन एरिया क्रॉस सेक्शन यानी लेंथ तो ये हो ही जाएगी, तो इसका एरिया क्रॉस सेक्शन होगा दरअसल ए इक्वल टू इस पूरा एरिया, जो कि पाई बी स्क्वायर, यानी इसके जो रेडियस है वो बी है, और ये जो इनर रेडियस है वो ए है। तो ये वाला एरिया निकालना है तो क्या करेंगे, माइनस पाई ए स्क्वायर, ये एरिया क्रॉस सेक्शन आ गया। इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया, ये हो जाएगा रो एल बाई एरिया, क्योंकि पाई को बाहर ले लो तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर।
तो एक आंसर तो ये आ गया। ये तो पहला पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट में अब क्या कह रहा है, इनर। तो जैसे हमने स्फेयर के केस में देखा वैसे तो यहाँ भी अब जब इनर से आउटर की बात करेगा तो एरिया क्रॉस सेक्शन क्या कर रहा है, यहाँ चेंज कर रहा है। इसका मतलब अगर मैं इसको यहाँ से देखूँ ऐसे, तो मुझे ये कैसा नजर आएगा, ऐसा ना। तो अब इस केस में करंट कैसे जा रहा है, लेकिन इसमें करंट जा रहा है रेडियली, यानी कि ये पूरा मटेरियल है, सॉलिड मटेरियल है ये, तो करंट इसमें ऐसे जा रहा है। तो करंट अगर इसमें ऐसे जा रहा है, ये इनर रेडियस ए है और ये आउटर रेडियस इसका बी है, तो सेंटर से आर डिस्टेंस पर जाएंगे हम लोग। सेंटर से आर डिस्टेंस पे जाके एक डी आर थिकनेस की शेल बनाएंगे, जो कि क्या बन मिलेगा अपने को, हॉलो शेल मिलेगा है ना, मतलब हॉलो सिलेंडर मिलेगा है, यानी सिलिंड्रिकल शेल इसको कहेंगे हम लोग, ये डी आर थिकनेस की। तो मैंने क्या किया, यहाँ से आर डिस्टेंस पर गया और ये डी आर थिकनेस की शेल बना ली, ये वाली। ये तो आप देखो इसका, अब करंट इसमें रेडियली जा रहा है तो इसका एरिया क्रॉस सेक्शन क्या देखोगे आप इस जगह पर, यानी डी ए इक्वल टू आप लिखोगे रो एल, एल तो इसका डी आर हो गया, और एरिया क्रॉस सेक्शन क्या देखोगे, क्योंकि पूरा एरिया क्रॉस सेक्शन की बात करें यानी वो लिखेंगे 2 पाई आर इंटू एल ना। हरी बात समझ में, क्योंकि पूरा सिलेंडर ऐसे रखा है ना, ये पूरा का पूरा सिलेंडर, ये सिलेंडर ऐसे रखा है, यानी सिलेंडर ऐसे है, तो ये पूरा एरिया इसका, इस सरफेस का पूरा एरिया लोगे ना, ये क्योंकि रेडियली करंट जा रहा है, तो ये पूरा सर्फ यानी ये यहाँ से यहाँ तक का पूरा जो लोगे आप, तो कितना मिलेगा आपको, 2 पाई आर इंटू एल मिलेगा। सॉरी, ये एरिया जो मिलेगा वो 2 पाई आर एल मिलेगा, ये ए ले लेता हूँ। तो रेजिस्टेंस हो गया हमारे पास में डी आर इक्वल टू रो डी आर बाई, ये हो जाएगा 2 पाई आर एल, और इसको इंडिकेट कर दो कहाँ से कहाँ, ए टू बी, तो हमारे पास ये रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो आप देखो डी आर बाई आर क्या हो जाएगा, रो बाई 2 पाई एल, एल एन बी बाई ए, ये आंसर होगा। क्योंकि डी आर बाई आर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एल एन होगा, लिमिट लगाएंगे तो एल एन बी माइनस एल एन ए, तो एल एन बी बाई ए आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। तो ये इस तरह से करना था ना, इस तरह के और भी क्वेश्चंस बनेंगे तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। रेजिस्टेंस को लेकर बात हो गई है, ठीक है। अब ये तो था कि एरिया क्रॉस सेक्शन चेंज कर रहा है तो ऐसा हो रहा है, लेंथ चेंज किया तो उसके लिए भी बात कर ली हमने। अब अगर रेजिस्टेंस, अगर मान लो टेम्परेचर चेंज करेगा तब कैसे करेंगे, तो नेक्स्ट पॉइंट है टेम्परेचर चेंज वाले पॉइंट पर चलते हैं। तो उसमें तो रेजिस्टिविटी भी चेंज करेगी, क्योंकि जो हमने देखा था रिलैक्सेशन टाइम या जो एवरेज कोलिजन टाइम था, वो किस पर डिपेंड कर रहा था, टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा था, है ना। तो नेक्स्ट हमारे पास में टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टिविटी। टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, सीधा सा फॉर्मूला है कि ये याद रखो आप कि दरअसल क्या होता है कि यानी जो डी रो मतलब ये चेंज इन रेजिस्टिविटी है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है कि इनिशियल रेजिस्टिविटी कितना है, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है कि चेंज इन टेम्परेचर कितना है। इन दोनों को जब आप कंबाइन करते हो तो डी रो
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जाएगा रो डी टी, ठीक है। और ये हो जाएगा डी रो इक्वल टू अल्फा रो डी टी, या अल्फा इक्वल टू जाएगा डी रो बाई अल्फा, सॉरी अल्फा इक्वल टू हमारे पास में है डी रो बाई रो डी टी, या अल्फा क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो ये इस तरह से ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, इस फॉर्मूले का याद रखना है ना। तो मान लो अगर इसमें मैं कहता हूँ कि इफ अल्फा कांस्टेंट है, मान लो अगर अल्फा कांस्टेंट है, तो अगर मान लो हम T1 डिग्री सेल्सियस से T2 डिग्री सेल्सियस जाते हैं, तो हमारे पास रेजिस्टिविटी हो जाएगी यानी रो बाई रो इक्वल टू अल्फा डी टी, और ये टेम्परेचर हो गया T1 से T2, और ये हो जाएगा हमारे पास में रो 1 से रो 2। तो इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास में एल एन, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ रो 2 बाई रो 1 इक्वल टू अल्फा T2 माइनस T1, और रो 2 इक्वल टू रो 1 E2 पावर अल्फा T2 माइनस T1। अगर मैं कहता हूँ लेकिन यहाँ इफ अल्फा T2 माइनस T1 अगर लेस देन 1 है, तो आपको इसका एक्सपेंशन पता ही है, E2 पावर x का एक्सपेंशन क्या होता है, प्रतीक राज क्या होता है इसका एक्सपेंशन E2 पावर x का? So 1 plus x square by 2 factorial वैसे है इनफाइनाइट तक। ठीक है ना, फिर एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल ऐसे चलता जाएगा। तो ये अगर काफी स्मॉल है तो एक्स की पावर क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। जो भी मतलब ये पावर इसकी पावर की वजह से क्या हो जाएगा, क्वांटिटी जीरो, क्योंकि और क्वांटिटी छोटी मिलेगी, तो ये जाएगा रो 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। वैसे तो ये भी होगा मतलब अल्फा T2 माइनस T1, और ये क्या हो जाएगा यहाँ होल स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, और ये कहाँ तक जाएगा इन्फिनिटी। ये पावर तो ये तो टर्म क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो अल्टीमेटली कितना आ गया, रो 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1, ठीक है। और ये इक्वल टू रो 2, लेकिन ये ध्यान रखना है कि कब लगाना है इसको, जब ये वाली कंडीशन है, अदरवाइज मेन फॉर्मूला क्या हमारे पास में ये होगा। तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। दूसरा पॉइंट है टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस। तो नेक्स्ट है हमारे पास में टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस। तो इसमें भी ऐसा ही है कि जो डी आर जो चेंज होगा रेजिस्टेंस में, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि इनिशियल रेजिस्टेंस कितना था, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि चेंज इन टेम्परेचर कितना है। इन दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो जाएगा डी आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर डी टी, और डी आर इक्वल टू अल्फा आर डी टी, यानी अल्फा इक्वल टू मिलेगा अपने को डी आर बाई आर डी टी, ठीक है। यहाँ भी ऐसा ही है कि इफ अल्फा इक्वल टू अगर कांस्टेंट है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, देखो डी आर बाई आर इक्वल टू अल्फा डी टी, और ये T1 डिग्री सेल्सियस से T2 डिग्री सेल्सियस तक जा रहे हैं, और रेजिस्टेंस मान लो R1 से R2 जा रहे हैं, तो आप देखोगे हमें क्या मिल जाएगा, ये एल एन R2 बाई R1 इक्वल टू अल्फा T2 माइनस T1, और ये आ जाएगा हमारे पास में R2 इक्वल टू R1 A2 पावर अल्फा T2 माइनस T1, ठीक है। अगर यहाँ वापस से इफ अल्फा T2 माइनस T1 अगर लेस देन 1 हुआ,
ये कितना आ जाएगा, R2 इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1, ये हमारे पास आ जाएगा। ये कंडीशन तभी लगाना है जब ये कंडीशन होगी, तब ये वाला, नहीं तो ये तो है हमारे पास में। ठीक है, तो ये इस तरह, तो आपके एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन दिए हुए हैं ना, जो चैप्टर 3 है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, उसमें करंट इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिए हुए हैं, है ना, तो इसलिए ये भी पढ़ाना पड़ रहा है क्योंकि एनसीईआरटी में दिए हुए हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। चलो क्वेश्चंस करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास में एग्जाम्पल 6 में 5 एग्जाम्पल, ये 5 और ये 4 और 5 ये आप लोग करिएगा, है ना, ये आपके लिए होमवर्क है, और ये मैं बता देता हूँ आपको। दिया हुआ है कि फॉलो नंबर एग्जाम्पल 6 में द रेजिस्टेंस ऑफ थिन सिल्वर वायर इज, तो अपने को ये दरअसल कितने पे दिया हुआ है, यानी R1 अपने को दिया हुआ है 1 ओम है, और ये T1 डिग्री सेल्सियस पर है, जो कि 20 डिग्री सेल्सियस है। द वायर इज प्लेस्ड इन लिक्विड बाथ एंड इट्स रेजिस्टेंस राइजेस टू, यानी रेजिस्टेंस हो गया R2 और वो कितना हो गया 1.2 ओम। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ बाथ, हमें उसका टेम्परेचर बताना है, T2 डिग्री सेल्सियस कितना है। यहाँ अल्फा अपने को दिया हुआ है, अल्फा क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इस केस में, तो 10⁻⁻2 पर डिग्री सेल्सियस अपने को दिया हुआ है। अब इसमें टेम्परेचर चेंज, रेजिस्टेंस चेंज स्मॉल है, रेजिस्टेंस चेंज स्मॉल है, तो उस केस में आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो हमें R2 चाहिए, रख दो फॉर्मूले में सीधा, तो कितना है, यानी R2 इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1, तो ये हो गया 1.2 इंटू 1 प्लस 10⁻⁻2, और ये हो गया हमारे पास में, सॉरी ये हो जाएगा T2 माइनस 20। ठीक है, तो ये 1 है इधर, कितना हो गया उधर 0.2 इक्वल टू 10⁻⁻2 इक्वल टू, सॉरी T2 माइनस 20, T2 माइनस 20, ये कितना हो जाएगा इधर, ये हो गया 20 इक्वल टू T2 माइनस 20, यानी T2 आ गया हमारे पास में 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ऐसा है क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। अच्छा फिर से सुन लो भाई, एनसीईआरटी जब भी आप करने जाओगे, जब भी अगर मैं कहता हूँ एनसीईआरटी करो, तो पहले उसका एक एक लाइन अंडरलाइन करके तैयार करना है सारी भाषा में, और उसके नोट्स भी बनाने हैं, अंदर उसमें क्या क्या लिखे वो पॉइंट्स पॉइंट फॉर्म में लिख लो आप इनको। उसके बाद उसके शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो करने हैं, उसके बाद फिर एक्सरसाइज पे जाना है। एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का होना चाहिए, कुछ भी हो जाए सारी भाषा में, क्योंकि उसको आपको आपको चीजें अपने आप समझ में आने लग जाएगी। एनसीईआरटी एक बार तैयार हो जाएगी तो आपको क्या है, एक तो बोर्ड की टेंशन हट जाएगी आप लोगों को, और मेंस में तो क्वेश्चन आते ही हैं, एनसीईआरटी से काफी सारे क्वेश्चन आते हैं, तो इस तरह से करेंगे हम लोग। अब जैसे ये क्वेश्चन दिया है इसने, ये क्या कह रहा है देखो, 0 डिग्री सेल्सियस पे देखो कंडक्टिव वायर। अब देखो इसने टेम्परेचर डिफरेंस काफी ज्यादा दिया है, टेम्परेचर डिफरेंस काफी ज्यादा दिया, तो फिर आप ये डायरेक्ट ये R2 इक्वल टू R1 इंटू 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1 वाला फॉर्मूला ये नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि 0 से 273 पे लेके जा रहा है वो। वायर, अ कंडक्टिव वायर एज ए रेजिस्टेंस ऑफ, यानी R1 कितना दिया है इसने, वो दिया है 10 ओम,
और टेम्परेचर कितना है T1 डिग्री सेल्सियस, वो दिया 0 डिग्री सेल्सियस है, और अल्फा कितना है यहाँ 1/273 पर डिग्री सेल्सियस है। देन डिटरमाइंस रेजिस्टेंस एट, कितने पे बताना है T2 डिग्री सेल्सियस, यानी T2 इक्वल टू 273 डिग्री सेल्सियस है। तो इस केस में ये अल्फा डेल्टा टी जो है वो स्मॉल नहीं होगा। क्या करेंगे फिर इस केस में हम लोग, तो यहाँ ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास में, तो सिंस R2 इक्वल टू R1 E2 पावर अल्फा T2 माइनस T1, ये फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि आप खुद ही देखो अल्फा है, इसको देखो डिफरेंस निकालो यहाँ, कितना आ गया R1 है यहाँ 10, E2 पावर अल्फा कितना है 1/273 इंटू टेम्परेचर डिफरेंस देखो कितना आ रहा है 273, यानी हमारे पास आ गया 10 इंटू E2, 10 इंटू E, क्योंकि तो 1 हो गया यहाँ, तो आप 1 से छोटा थोड़ी होता है ना, इसका मतलब आंसर क्या होगा इसका, R2 इक्वल हो जाएगा 10 इंटू E की वैल्यू क्या होती है 2.7, यानी 27 ओम के आसपास। ये देखना है आपको, ये मल्टीप्लाई है ना, ये क्वांटिटी जो है वो लेस देन 1 होगी, तभी हम लोग वो फॉर्मूला यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो 10 इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये आपको मालूम है ओम्स लॉ, तो थोड़ा बहुत तो आइडिया है ना ओम्स लॉ के बारे में, कि किसी भी रेजिस्टेंस का अक्रॉस करंट कैसे निकालते हैं। वैसे तो मैंने ओम्स लॉ बताया आपको, B इक्वल टू आई आर होता है ना। इसमें एक चीज है, वो जैसे इसने दिया ना इलेक्ट्रिक करंट इन रेजिस्टेंस कैसे देखना है, तो वो थोड़ा इसके बारे में बताता हूँ यार मैं, क्योंकि ये काम आएगा ये वाला पार्ट, ये जो छोटा सा पार्ट इसने दिया है काफी यूजफुल पार्ट है। पहले इसी के बारे में बताता हूँ। नेक्स्ट क्लास कितनी बजे आप लोगों की? 4 बजे Next- और 4 बजे, 4 बजे। एग्जैक्ट 4 बजे ही है? ऐसा तो नहीं होगा यार, 4:15 बजे होगी मेरे ख्याल से, है ना? सर 4 को ही बोला था सर ने। हाँ क्या? सर ने बोला था कि 4 से स्टार्ट करेंगे। अच्छा ठीक, मैं थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ फिर उसमें। इलेक्ट्रिक करंट इन रेजिस्टेंस, तो देखो इसका जो सिंबल है ना, ये सिंबल होगा रेजिस्टेंस का, एक तो ये ध्यान रखना है। तो मालूम ही है, इसमें बताने की मुझे ज़्यादा मुझे लगता है कि कोई ज़रूरत है, ये रेजिस्टेंस इसका आर है, और जब भी सर्किट में लगाएंगे तो इसका सिंबल ये होगा। तो अगर मान लो ये ए पॉइंट है और ये मान लेते हैं बी पॉइंट है, तो यहाँ से मान लो करंट अगर ऐसे जा रहा है, तो यहाँ ये लगाने का मतलब क्या हुआ, क्योंकि आपको ये भी मालूम है कि अगर कोई रेजिस्टेंस आपने दिया और यहाँ बैटरी लगाई मान लो, तो ये माइनस है प्लस, ये हायर पोटेंशियल है और ये लोअर पोटेंशियल है, तो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है इसमें। तो रेजिस्टेंस में हमेशा करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल ही करंट फ्लो करेगा, और ये जो दिए रहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इसको वोल्टेज भी बोलते हैं हम लोग। यानी ये भी ए पॉइंट है, मतलब ए है, यानी इसको हम लोग लिखते हैं बी ए माइनस बी बी इक्वल टू बी, ये क्या है पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी इसको बोलते हैं वोल्टेज। यानी इस बैटरी के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो वी ए माइनस बी बी है। तो यहाँ जब करंट इसमें मान लो अगर इधर जा रहा है, तो आपको मालूम है इसके अक्रॉस का वोल्टेज कितना वी है, इसको क्या लिखोगे आप वी इक्वल टू आई आर, और यानी वी ए माइनस वी बी। तो इसमें एक बात ये ध्यान रखना है कि आप करंट के डायरेक्शन में जा रहे हो, ए टू बी जा रहे हो, तो क्या लिखेंगे प्लस आई आर लिखोगे। जब भी करंट की डायरेक्शन में रेजिस्टेंस के अक्रॉस जाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे वी ए माइनस वी बी इक्वल टू प्लस आई आर। एक तो इस पॉइंट का ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे अगर मैं बी टू ए जाता मान लो, है ना, मान लो जैसे कि पहला पार्ट मैंने इसका लिखा है, अगर मैं बी टू ए, इसमें क्या लिखा मैंने ए टू बी गया हूँ, अगर मैं बी टू ए जाता, सेकेंड पार्ट में अगर मैं बी टू ए जाता, तो बी टू ए में मैं लिखूंगा
VB माइनस VA, क्योंकि B टू A गया तो VB माइनस VA इक्वल टू, क्योंकि मैं करंट के अपोजिट गया हूं, क्योंकि करंट ऐसे आ रहा है लेफ्ट टू राइट, मैं राइट टू लेफ्ट जा रहा हूं, इसको लिखूंगा माइनस IR। फाइनल जो फॉर्मूला है वो चेंज नहीं होता है, ये अभी भी देखो भाई, ये VA माइनस VB इक्वल टू IR। इस पॉइंट का ध्यान रखना है, क्योंकि ये सर्किट सॉल्व करने जब KVL और KCL लगाऊंगा मैं वहां, तब मैं इस कॉन्सेप्ट का यूज करूंगा। इस पॉइंट को फिर से समझ लो कि अगर मैं A टू B जाता हूँ, करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो मैं लिखूंगा VA माइनस VB इक्वल टू प्लस IR। लेकिन अगर मान लो मैं B टू A जाता हूँ, लेकिन मैं करंट के अपोजिट जा रहा हूँ, तो मैं VB माइनस VA तो लिखूंगा, लेकिन इसको लिखूंगा माइनस IR। वो ऑटोमेटिकली अपने आप VA माइनस VB इक्वल टू क्या होगा, IR। इसका मतलब है ये हायर पोटेंशियल है और ये लोअर पोटेंशियल पर है। तो सर्किट रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमेशा एक बात और याद रखना है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट हमेशा हायर से लोअर ही फ्लो करता है, क्योंकि बैटरी में क्या होगा, अभी आगे बैटरी का कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करूंगा मैं, उसमें आप देखोगे बैटरी में हायर से लोअर भी जा सकता है, लोअर से हायर भी जा सकता है बैटरी, तभी तो बैटरी चार्ज होगी, अदरवाइज होगी कैसे। तो उसमें दोनों पॉसिबल है, लेकिन रेजिस्टेंस के केस में करंट हमेशा हायर से लोअर ही जाएगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्योंकि ये छोटे छोटे पॉइंट है जिससे आपके बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट always flows from higher electric potential to lower electric potential in रजिस्टर, है ना, इसको रजिस्टर बोलते हैं हम लोग, इसका एक टेक्निकल नेम है। तो ये बात ध्यान रखना है, ये हमेशा होगा, ये ध्यान रखना है, हमेशा है, हमेशा हायर से लोअर ही इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमारे काम आएगा आगे चल के, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें आप देखोगे कि अननोन इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स आपको दे दिया सर्किट के अंदर, है ना, आप क्वेश्चन में बैटरी भी लगा दिया, रेजिस्टर भी लगा दिया, तब वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा फिर इस तरह से। तो ध्यान रखना है, इसलिए मैंने पहले लिख दिया कि ऑलवेज है, इसमें करंट हमेशा हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही फ्लो करता है, ये मेन कॉन्सेप्ट है इसमें। ठीक है, चलो फिर आज इतना ही। अब होमवर्क में सुन लो वापस से, और गड़बड़ नहीं होना चाहिए, नहीं नहीं होता है ऑनेस्टी के साथ बोल दो सर नहीं हुआ है। अगर ज्यादा लोगों का रहेगा तो मैं खुद ही बैठा के आपको बोल दूंगा यहीं बैठ के करो अभी, है कि नहीं, पर लेकिन झूठ मत बोलो, झूठ बोलोगे दिक्कत हो जाएगी, और मुझे तो बहुत नफरत है जिसमें झूठ जो बोलता है उससे। भाई आपके लिए कर रहे हैं सब, ये मेरे लिए नहीं कि आप होमवर्क नहीं करोगे तो मुझे नुकसान है, बेटा आप नहीं करोगे तो आपको नुकसान है, ये ध्यान रखना है पहले से। तो नहीं किया कोई बात नहीं, बोल दो, ज्यादा बच्चे होंगे तुम्हें बोल दूंगा करो यहाँ बैठ के, और पहले मेरे से बोल दिया होता तुम्हें करवाई देता, मैं डिस्कस ही नहीं करता चीजों को। लेकिन ऑनेस्ट रहो बस, नहीं हुआ कोई बात नहीं, हमें भी मालूम है प्रेशर में आप लोग हो, है ना, होमवर्क नहीं हुआ कोई बात नहीं, टाइम मिलेगा, मिला हमारे पास 2 घंटे हैं, 2 घंटे में बैठ के करो। भाई उस टाइम तो आप सिर्फ फिजिक्स ही पढ़ सकते हो ना, तो फिजिक्स ही पढ़ो फिर 2 घंटे में, मैं आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाऊंगा। लेकिन झूठ नहीं बोलना है, ये ध्यान रखना है। अब मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, कुछ बच्चे तो बात ही नहीं, मतलब ही नहीं, कोई बात ही नहीं करना है, नहीं किया बोल दो नहीं हुआ सर, हम आगे डिस्कस करेंगे, हम बोलेंगे चलो बैठ के करो, कुछ करो नया, कुछ पुराना होगा उसको, मान लो कोई चीज समझ में नहीं आती है वो उसके लिए बोल दो, वो रिवाइज करवा दूंगा। किसी को मान लो अगर अभी भी लग रहा है कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में प्रॉब्लम है, मुझे फिर से बोल दो, मैं आपको कुछ क्वेश्चन और देके आपको फिर प्रैक्टिस करवा दूंगा, लेकिन नुकसान नहीं होना चाहिए, मेरा कहने का मतलब ये है। ओके, ये पॉइंट ध्यान रखो, अब आप आगे से गलती नहीं होना चाहिए। चलिए फिर, ओके बाय, बाय बाय, मिलते हैं फिर, हाँ।